हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 15 वेव्स का एक और नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक न केवल आप लोग के 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये 12th क्लास में भी काम आता है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको बताने से पहले शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जब हमारे पास एक या एक से अधिक वेव्स होते हैं तो उन सभी वेव्स का क्या होता है, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उन्हीं इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर सम होता है, उन्हीं इंडिविजुअल वेव्स का जो वेक्टर सम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड कर देता हूँ। द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स। जब किसी भी टाइम पर बहुत सारे नंबर्स में अगर हमारे पास वेव हैं, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सभी वेव आपस में मिलते हैं, मीटिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट इन अ मीडियम। वो किसी मीडियम के किसी एक पॉइंट पर क्या करते हैं, मिलते हैं। इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारे वेव जब किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो सभी इंडिविजुअल वेव्स के जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, सभी वेव्स के जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होते हैं ड्यू टू ईच वन ऑफ द वेव्स एट दैट पॉइंट एट द सेम टाइम, तो उसी टाइम उन सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर सम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। आगे और समझने की कोशिश करते हैं इसको। यदि हमारे पास दो वेव हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 और y2 है, are the displacement at particular time at a particular position due to a individual waves, then the resultant displacement। यदि हमारे पास कोई भी टू वेव्स है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये फर्स्ट वेव है, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 कंसीडर कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारे पास एक दूसरा वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y2। अब ये जब ये दोनों मिलते हैं तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट वेव का और जो दूसरा वेव है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का जो वेक्टर सम है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दोनों के वेक्टर सम के रिजल्टेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहेंगे। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है। इसी प्रकार हमारे पास और बहुत सारे नंबर में क्या हो सकते हैं, वेव हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स के अंदर में जो है, इस फॉर्मूले को बस याद रखिएगा, y इज इक्वल्स टू वेक्टर y इज इक्वल्स टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 डॉट डॉट डॉट। ये y1 y2 y3 ये सभी क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो वेव है, इसको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है। तो ये दोनों जो है जब एक दूसरे से सुपर इम्पोज होते हैं, तो जरूरी नहीं है ये सेम फेज में ही सुपर इम्पोज हो सकता है ये अपोजिट फेज में भी सुपर इम्पोज हो सकते हैं। जैसे कि जब ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार का सुपर इम्पोज होता है तो ये सेम फेज में होता है, और इस प्रकार ये सुपर इम्पोज होता है तो इसको अपोजिट फेज कहा जाता है। इसको सेम फेज में इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट वाला वेव जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, उसी पॉइंट से सेकेंड वाला वेव भी स्टार्ट हो रहा है, और जिस पॉइंट पर फर्स्ट वाला वेव एंड हो रहा है, उसी पॉइंट पर सेकेंड वाला वेव भी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो इसलिए इस प्रकार का सुपर इम्पोज को, टू और मोर वेव्स का जो सुपर इम्पोज है, इसको सेम फेज में कहा जाता है। तो इस सिचुएशंस के लिए जो सुपर प्रिंसिपल होगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होगा, ये होगा वेक्टर y इज इक्वल्स टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। ठीक है, ये मेन प्रिंसिपल सुपर पोजिशन है। यहाँ पर n नंबर ऑफ वेव्स कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ, ये टू वेव्स के लिए है, ये टू वेव्स के लिए है, इसलिए यहाँ पर y1 और y2 कंपोनेंट लिए गए, वहां पर y1 y2 y3 डॉट 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 लिया गया है। अब ये दोनों वेव जो है जब अपोजिट फेस में मिलते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट वेव है ये पॉजिटिव
एम्पलीट्यूड ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम लोग सेकेंड वेव की बात करें तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट या फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वेव्स का, यहाँ पर ये अपोजिट फेस है और यहाँ पर अपोजिट फेस है, तो यहाँ पर फेस का वैल्यू क्या होगा, फेस जो होगा यहाँ पर पाई होगा, मतलब 180 डिग्री का यहाँ पर फेस डिफरेंस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार का जो सुपर पोजिशन होता है या सुपर इम्पोज होता है टू और मोर वेव्स, तो इस प्रकार के लिए जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है उसको इस प्रकार लिखा जाता है, वेक्टर y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। तो यहाँ पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप लोगों को दिमाग में बोझ नहीं डालना है, यहाँ पर दो चीज याद रखना है। सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का स्टेटमेंट जो है ये होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, और अगर टू वेव्स आपस में सेम फेस में मिलते हैं तो उसके लिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है कुछ इस प्रकार होता है, और अपोजिट फेस में मिलता है तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार होता है, y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी प्रकार वेव्स का भी रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शंस क्या होता है, बाउंसिंग ऑफ लाइट और बाउंसिंग ऑफ वेव होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ वेव इज कोलाइड इन एनी बाउंड्री और सरफेस एंड बैक रिटर्न देन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। जब भी कोई वेव जो है किसी बाउंड्री या किसी सरफेस से टकराती है और टकराकर वापस से रिटर्न हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। जैसे कि कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक मीडियम है जिसको हम लोग रेयरर मीडियम कहते हैं। रेयरर मीडियम का एग्जाम्पल होता है एयर, और ये हमारे पास एक मीडियम है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब ये वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों के बीच एक बाउंड्री है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये बाउंड्री है, इसको हम लोग इंटरफेस भी बोल सकते हैं। बाउंड्री या इंटरफेस या सरफेस भी बोल सकते हैं। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इधर एक वेव है, ये येलो कलर का देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट वेव है। कैसा वेव है, इंसिडेंट वेव है। तो ये जब इस इंटरफेस से टकराती है, टकराने के बाद इस वेव का कुछ भाग जो है वापस रिटर्न आने लगता है। तो यहाँ पर ये रेड कलर का जो वेव देख पा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये येलो कलर जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो रेड कलर का जो वेव है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो डॉट 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 देख पा रहे हैं, ये ट्रांसमिटेड वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड वेव बोलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वेव अगर किसी इंटरफेस से टकरा रही है तो सारा का सारा वेव रिफ्लेक्ट हो जाए। इसका कुछ भाग जो है ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं, इसको ट्रांसमिटेड वेव बोला जाता है, या इसी को पार्शली रिफ्रैक्टेड वेव भी बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट वेव है, तो ये इंसिडेंट वेव एक प्रकार का प्रगामी तरंग है। प्रगामी तरंग मतलब प्रोग्रेसिव वेव है। तो इसलिए हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस क्या लिख सकते हैं, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर किसी को ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डल चुका है। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट वेव है, ये एक प्रकार का प्रोग्रेसिव वेव है, और प्रोग्रेसिव वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये वेव जो है वापस से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इसी इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के। यहाँ पर नेगेटिव के जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसका कारण मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ये येलो कलर का जो वेव है, ये इंसिडेंट वेव है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। जबकि ये रेड कलर जो है रिफ्लेक्टेड वेव है, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। और यहाँ पर प्लस पाई क्यों आए हैं, प्लस पाई इसलिए आए हैं क्योंकि ये अपोजिट फेस में क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है। अपोजिट फेस में दोनों वेव के बीच में कितने का फेस डिफरेंस है, पाई का। कितने का फेस डिफरेंस है, पाई। पाई अर्थात 180 डिग्री का यहाँ पर फेस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों इक्वेशंस को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।
और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव, या इसे कोई स्टेशनरी वेव कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? स्टेशनरी वेव। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को जब हम लोग टाइप्स ऑफ वेव पढ़ रहे थे वहाँ पर स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेशनरी वेव क्या होता है? व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड अलोंग द सेम पाथ सुपर इम्पोज ईच अदर and the resultant wave does not travel in the either direction and is called stationary or standing wave। तो कोई भी दो आइडेंटिकल वेव्स मतलब उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्पीड सब सेम होनी चाहिए, बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ऐसे टू वेव्स जो है आपस में सुपर इम्पोज होते हैं। तो सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव मिलता है, वो रिजल्टेंट वेव जो है बॉन्डेज सिचुएशन में वो मूव करते रहते हैं, है ना। तो जो रिजल्टेंट वेव मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? स्ट्रिंग ऑन अ गिटार, एनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कोई भी स्ट्रिंग से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है उन सभी में हम लोग को स्टेशनरी वेव देखने को मिलता है, जैसे कि गिटार इसका एक एग्जाम्पल है। इसी को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली समझें तो ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक वेव है, ये फर्स्ट वेव है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ले रखा है y1। उसी प्रकार ये दूसरा वेव है, सेकेंड वेव, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रखे हैं y2। जब ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों अभी सेम फेस में है, दोनों की वेलोसिटी लगभग सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। अगर वेव लेंथ की बात करें वो भी सेम है, फ्रिक्वेंसी की बात करें वो भी सेम है। जब ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार का रिजल्टेंट वेव देखने को मिलता है। तो ये जो रिजल्टेंट वेव देख पा रहे हैं इसी को हम लोग स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव कहते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं N1, N2, N3, N4, ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है नोड्स। इसको क्या कहा जाता है? नोड्स, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट है A1, A2, A3, इसको एंटी नोड्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नोड्स का मतलब क्या होता है? नोड्स एक पॉइंट होता है, द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड नोड्स। तो नोड्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड क्या होती है? जीरो होती है या मिनिमम होती है। उसी प्रकार अगर हम लोग एंटी नोड्स की बात करें तो एंटी नोड्स भी क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पार्टिकल्स के पास क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जिसको हम लोग एंटी नोड्स कहते हैं। नोड्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी नोड्स को a से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव के बारे में। तो स्टैंडिंग वेव को टू टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव होता है, सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव होता है। तो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव हम लोग को या स्टेशनरी वेव कब देखने को मिलता है? तो चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि स्टेशनरी वेव जो है टू वेव्स का रिजल्टेंट वेव होता है। तो जब दोनों वेव जो रिजल्टेंट वेव मिलता है तो जिस दो वेव के कारण हम लोग को मिलता है वो दोनों वेव किस नेचर का होता है? ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तब वहां पर जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी ट्रांसवर्स नेचर का होगा। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ओवरलैप आर कॉल्ड स्टेशनरी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। जो दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव दोनों के रिजल्टेंट के फलस्वरूप, दोनों के सुपर इम्पोज के कारण हमको जो रिजल्टेंट वेव मिलता है वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होता है। इसका एग्जांपल है सोनोमीटर। सोनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें एक पुल्ली लगा होता है और एक बॉडी होता है जो कि स्ट्रिंग से बंधा हुआ रहता है। तो वहाँ पर स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से जो वेव हमको मिलता है वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होता है। सेकंड बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। जब दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव के सुपर इम्पोज के बाद जो रिजल्टेंट हम लोग को वेव मिलता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। वही चीज लिखा हुआ है, व्हेन टू आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ओवरलैप आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव।
अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ऑर्गन पाइप इसका एग्जांपल है। ऑर्गन पाइप में जो वेव प्रोड्यूस होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव होता है। आगे बात करते हैं ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव के लिए ग्राफिकल ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोग्रेसिव वेव है। तो प्रोग्रेसिव वेव का हम लोग 1 साइकिल कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 साइकिल कंसीडर किए हैं तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है 0 से t, हमारे पास टाइम पीरियड कितना है t। और अगर हम लोग इस वेव की लेंथ की बात करें तो वो है लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया t, तो t का अगर हाफ लेंगे तो यहाँ पर आएगा t/2। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वेव लें तो ये हो जाएगा लेमडा। और अगर इस पॉइंट पर अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा λ/2। उसी प्रकार इतने के आधे, इतना का हाफ लें, मतलब λ/2 का हाफ लें तो ये हो जाएगा λ/4, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ का वैल्यू हो जाएगा λ/4। उसी प्रकार अगर इस पॉइंट पर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है t/2, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इतना, इसका हाफ कितना हो जाएगा, t/2 का हाफ कितना हो जाएगा t/4। उसी प्रकार अगर हम लोग t/4 का 1/3 लें, t/4 का अगर हम लोग पूरे t का 1/3 भाग लें तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा 3 λ/4 मिल जाएगा अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें। और इस पॉइंट पर अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो ये मिल जाएगा 3t/4 मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट को मैं क्यों बताया हूँ, ये प्रोग्रेसिव वेव का एक कंप्लीट साइकिल होता है। तो यहाँ पर ये 0 से लेकर t तक जो वैल्यू है इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितना है λ/4 आया है, और कितना मिला है λ/2 मिला है, और कितना मिला है 3 λ/4 मिला है, और अंतिम पार्ट कौन सा है t है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर 0 है तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है किसका वेवलेंथ का, सॉरी ये t नहीं, ये वेवलेंथ है। उसी प्रकार अगर हम लोग टाइम पीरियड का डिस्ट्रीब्यूशंस करें 0 से लेकर t तक तो ये कितना हो जाएगा 0 t/4 t/2 3 t/4 और ये हो जाएगा t, ठीक है। तो इस प्रकार से 0 से लेमडा 0 से t, इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब हम लोगों को पता है जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है वो कितना होता है y इज इक्वल्स टू, जो इंसिडेंट वेव है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं, है ना। कहाँ पर देखे थे, ये यहाँ पर देखे थे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, जो ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है जो इंसिडेंट वेव है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। तो इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो हम लोगों को मिला था इंसिडेंट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हम लोगों को मिला था yr इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई, ये मिला था। और हम लोगों को पता है साइन 180 प्लस थीटा या थीटा प्लस 180 का जो वैल्यू होता है ये क्वाड्रेंट सिस्टम से हम लोग देख चुके हैं, ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। इसलिए इस वाले वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ yr इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा के जगह पर क्या है ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ yr इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करूँ तो yr और yi के ऊपर अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूँ तब इसका मैग्नीट्यूड क्या क्या मिलता है, और इससे हम लोगों को क्या क्या ग्राफ देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग t इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले t इज इक्वल्स टू 0 मतलब इस पॉइंट के लिए निकालेंगे इंसिडेंट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। उसके बाद इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इन सभी पॉइंट्स के लिए हम लोग अभी क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग t इज इक्वल्स टू 0 के लिए निकालते हैं। तो इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा y i इज इक्वल्स टू a साइन
यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये टी वैसे ही रहेगा माइनस के एक्स। टी के वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ पर मिल जाएगा वाई आई इज इक्वल टू ए साइन माइनस के एक्स। अब हम लोगों को पता है साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इस इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ वाई आई इज इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए कंसिडर कर लेता हूँ। अब इसी प्रकार मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझे मिल जाएगा वाई आर इज इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर b कंसिडर कर लेता हूँ। तो t इज इक्वल टू 0 कंडीशंस के लिए हम लोगों को क्या मिल गया, इंसिडेंट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये मिलेगा, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये मिलेगा। आगे बात करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी से अगर मैं वाई आई और वाई आर का वैल्यू पुट करूं तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स प्लस माइनस ए साइन के एक्स मिल जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू माइनस 2a साइन के एक्स मिल जाएगा। अब इसको जो नेट डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मिला है तो इसके लिए हम लोगों को जो फंक्शन है वेव फंक्शन वो कैसा मिलेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, और ये साइन के एक्स है, इसलिए हम लोगों को साइन वेव ही मिलेगा। ये कौन सा वेव है जी, साइन वेव है। और कौन सा साइन वेव है, तो निगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ है। तो ये किसके लिए मिला हम लोगों को, t इज इक्वल टू 0 के लिए मिला। अब इसी प्रकार अगर t इज इक्वल टू टी बाई 4, टी इज इक्वल टू टी बाई 4 का मतलब क्या है, इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। इस वाले पॉइंट के लिए अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फाइंड आउट करें तो ये कैसे होगा, तो हम लोगों को पता है जो इंसिडेंट वेव होता है उसका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये होता है। अगर इसमें हम लोग t की जगह पर t बाई 4 रखते हैं और ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी रखते हैं तो हम लोगों को पता है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वाई आई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी अपॉन 4। तो यहाँ पर t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस के एक्स बचेगा। और हम लोगों को पता है क्वाड्रेंट सिस्टम से साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस वाली इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं वाई आई इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स। इसको इक्वेशन नंबर ए कंसिडर कर लेते हैं। इसी प्रकार रिफ्लेक्टेड वेव के लिए अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन देखें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन पाई बाई 2 प्लस के एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को पता है साइन पाई बाई 2 प्लस के एक्स का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है प्लस में। तो यहाँ पर वाई आर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस के एक्स मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर बी कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं तो वाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से वाई आई का वैल्यू रखेंगे और यहाँ से वाई आर का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, उसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको वाई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू सेम है और इसका भी वैल्यू सेम है, बट ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 0। तो याद रखना जब t का वैल्यू t बाई 4 हो तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वेव फंक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल्स में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है। और जब पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 होगा तो पार्टिकल में किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन होगा ही नहीं, और पार्टिकल में वाइब्रेशन होगा ही नहीं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमको वेव फंक्शन मिलेगा ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। जब t का वैल्यू क्या हो, कैपिटल T बाई 2 हो, तो इसके लिए इंसिडेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन वो क्या हो जाएगा, वाई आई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T और t माइनस के एक्स। तो t की जगह पर हम लोग को क्या पुट करना है, t बाई 2। तो ये वाला t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, पाई, और यहाँ पर माइनस के एक्स बचेगा। तो वाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन पाई माइनस के एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो साइन पाई माइनस के एक्स है, अगर यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम का मेथड लगाएं तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है प्लस साइन थीटा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई आई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स लिख सकता हूँ मैं।
इसको इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन लिखूं तो ये हो जाएगा वाई आर इज इक्वल टू माइनस ए साइन पाई प्लस के एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर साइन पाई प्लस के एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इस वैल्यू को, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई आर इज इक्वल टू प्लस ए साइन के एक्स लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर बी कंसीडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी का जो वैल्यू है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं वाई आई और वाई आर का, तो हमें मिल जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ए साइन के एक्स। अब दोनों को ऐड कर देंगे, सेम वैल्यू है तो हमको मिल जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू प्लस 2a साइन के एक्स मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग वेव देखें तो इसके लिए वेव t इज इक्वल टू t/4 के लिए वेव हम लोग को कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये ओरिजिन पॉइंट है O, और यहाँ पर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर साइन के एक्स है तो हमें साइन वेव ही मिलेगा, ये साइन वेव मिलेगा, और ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है यहाँ पर। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार t इज इक्वल्स टू 3t/4 के लिए देखें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इंसिडेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है वाई आई इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉस के एक्स मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। इसी प्रकार रिफ्लेक्टेड वेव के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस देखें तो हम लोगों को मिल जाएगा वाई आर इज इक्वल्स टू प्लस ए कॉस के एक्स मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर बी कंसिडर कर लेते हैं। फिर से हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो वाई आई और वाई आर का वैल्यू इक्वेशन नंबर ए और बी से पुट कर देते हैं, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते तो हमको नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट वेव का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना माइनस ए कॉस के एक्स है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका वैल्यू कितना है प्लस ए के एक्स है, ए कॉस के एक्स है। तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, बट एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 3t/4 के लिए किसी भी प्रकार का वेव फंक्शंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, और किसी पार्टिकल में किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं तो वहाँ पर वाइब्रेशन होगा नहीं, और वाइब्रेशन होगा नहीं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वेव फंक्शन नहीं मिलेगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसी प्रकार लास्ट केस की बात करते हैं। हम लोग को कहाँ से कहाँ तक चेक करना था, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 0 से लेकर t तक। 0 के लिए किए, t इज इक्वल्स टू t/4 के लिए किए, उसके बाद t/2 के लिए किए, उसके बाद 3t/4 के लिए किए। अब किसके लिए कर रहे हैं, t के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग को नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा था पार्टिकल का। अब हम लोग इसके लिए नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो टी की जगह पर कैपिटल टी पुट करेंगे। हम लोगों को पता है इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर 2 माइनस के एक्स आ गया जब हम लोग इस वैल्यू को पुट किए तो, और यहाँ पर 2 का मतलब होता है 360, और साइन 360 माइनस थीटा का जो वैल्यू है माइनस साइन थीटा होता है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग देख चुके हैं। अगर कोई पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं और उन लोग को ये वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये ऑलरेडी हम लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसका प्ले लिस्ट में जाकर इस लेक्चर को आप लोग देख सकते हो, है ना, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा वाई आई इज इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर ए कंसिडर कर लेते हैं। इसी प्रकार रिफ्लेक्टेड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या मिलेगा, वाई आर इज इक्वल टू माइनस ए साइन 2π प्लस के एक्स मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। साइन 360 प्लस थीटा है तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा मिल रहा था, यहाँ पर प्लस साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हम लोग को डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या मिलेगा रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, वाई आर इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन के एक्स मिल जाएगा, माइनस ए साइन के एक्स मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बी हो गया, ये इक्वेशन नंबर ए हो गया। फिर से यहाँ पर हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वाई आई प्लस वाई आर दोनों को ऐड करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस ए साइन के एक्स माइनस ए साइन के एक्स। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाता है हमको, माइनस 2a साइन के एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग को फिर से फंक्शन तो साइन का मिला है बट एम्पलीट्यूड क्या है, नेगेटिव, इसलिए ये है ओरिजिन पॉइंट और यहाँ पर नेगेटिव एम्पलीट्यूड से ये वेव जो है स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा स्टार्ट होगा।
और ये किसके लिए मिला है, t इज इक्वल टू कैपिटल T के लिए मिला है। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू T के लिए हम लोग को ऐसा ग्राफ देखने को मिला वेव फंक्शन, और t इज इक्वल टू 3t/4 के लिए हम लोगों को किसी भी प्रकार का वेव फंक्शन देखने को नहीं मिला, और t इज इक्वल टू 3t/4 के लिए हम लोगों को कैसा ग्राफ देखने को मिला, अच्छा ये यहाँ पर कोई भी हम लोग को वेव फंक्शन नहीं मिला। t इज इक्वल टू t/t के लिए, t/2 के लिए हम लोग को कुछ ऐसा फंक्शंस देखने को मिला, और t इज इक्वल टू t/4 के लिए किसी भी प्रकार का हम लोग को वेव फंक्शन नहीं मिला है, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का वेव फंक्शन देखने को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो वेव फंक्शंस हम लोग डिस्कस किए हैं, इसी को अगर हम लोग एक स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करें तो क्या देखने को मिलता है, इसको देखते हैं। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड अप बोथ एंड्स। कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक थ्रेड है या स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड्स को हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। कंसिडर कर लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना l है। तो यहाँ पर अगर हम लोग x का कोऑर्डिनेट ले तो इस पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है, 0 है, और इस पॉइंट पर x का वैल्यू कितना है, l है, जो कि जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है। अब अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करके छोड़े और इसमें हम लोगों को केवल 1 मोड मिल रहा है, कितना मोड मिल रहा है, ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशंस करेगा। जब हम लोग इसको डिस्प्लेस करके छोड़े इस स्ट्रिंग को तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस करेगा। तो इसमें कई सारी कंडीशंस देखने को मिलेगा। कहीं पर हम लोगों को इसमें फर्स्ट मोड देखने को मिलेगा, कहीं पर हमको इसमें 2 मोड देखने को मिलेगा, कहीं पर 3 मोड्स देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट मोड्स के लिए हम लोगों को क्या डिस्प्लेसमेंट रिलेशन देखने को मिलता है उसको हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू l है, और ये वाला जो कंडीशंस मिला है ये फर्स्ट मोड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट मोड कहलाता है। यहाँ से वेव ट्रेवल किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस आया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट मोड बोला जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर मोड की नंबर्स की बात करें तो ये n इज इक्वल टू 1 होता है। मोड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से, और मोड की संख्या यहाँ पर कितनी, 1 है। और यहाँ पर जब ये इसको हम लोग डिस्प्लेस करके छोड़े तो यहाँ पर ये वेव प्रोड्यूस हुआ है, एक वेव यहाँ से ट्रांसफर हुआ जो इंसिडेंट का काम करेगा, और यही वेव जो है रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर वापस आया। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोगों को इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन देखने को मिलेगा और रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग नोड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 2 नोड्स पॉइंट देखने को मिलेगा फर्स्ट मोड के लिए। फर्स्ट मोड के लिए हम लोग को 2 नोड्स पॉइंट देखने को मिलेगा। आगे मैं प्रूफ करके बताऊंगा ये मैथमेटिकली कैसे प्रूफ होता है। और अगर हम लोग एंटी नोड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग को एक एंटी नोड पॉइंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेव के पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है। अगर हम लोग सेकेंड मोड की बात करें, बाय द वे इसको डिस्प्लेस करने पर अगर हम लोग को 2 मोड्स मिले, 2 मोड्स मतलब ये फर्स्ट मोड हो गया, ये सेकेंड मोड हो गया, तो इसको बोला जाता है सेकेंड हार्मोनिक। यहाँ पर स्मॉल n का वैल्यू कितना है, 2 है। और अगर हम लोग नंबर ऑफ नोट्स की बात करें 2 मोड्स के लिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 3 है, 1 2 3। और अगर एंटी नोट्स की बात करें तो ये 2 है, 1 2, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर एम्पलीट्यूड पार्टिकल का या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। ये वाला वेव क्या है, इंसिडेंट वेव है, और ये वाला वेव क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। इसी प्रकार अगर हम लोग थर्ड मोड की बात करें, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग वेव में 3 मोड मिले, n इज इक्वल टू 3, 1 2 3 मोड्स, तो यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ नोट्स कितना देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4। हम लोगों को 3 मोड के लिए टोटल नोट्स कितने देखने को मिल रहे हैं, 4। और अगर एंटी नोट्स की बात करें तो कितना, 1 2 3, 3 नोट्स, 3 एंटी नोट्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन देख पा रहे हैं, इसको रिजिड सपोर्ट बोला जाता है जहाँ पर स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग में हम लोग को कुछ इस प्रकार का नोट्स, एंटी नोट्स और मोड्स देखने को मिलता है,
तो ये होता है फर्स्ट मोड, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, सेकेंड मोड को सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं और थर्ड मोड को थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये है और रिफ्लेक्टेड वेव हो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये है। याद रखना यहाँ पर ये वाला जो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर ये वाला नेगेटिव साइन जो है इंसिडेंट वेव के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बट ये वाला नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर फेस कितना है, फेस डिफरेंस पाई का है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है अपोजिट फेस में वापस आ रहा है, अपोजिट फेस में वापस आ रहा है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव जो है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं रहता तो प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई लिखना पड़ता, तो यहाँ पर थीटा प्लस पाई आ जाता, अर्थात साइन 180 प्लस थीटा आ जाता। और साइन 180 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आया। और मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ साइन ड्यू टू फेस रिवर्सल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव का फेस यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है, फेस यहाँ पर चेंज हो रहा है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। आगे बात करते हैं। अब हम लोगों को पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के वैल्यू को यहाँ पर लाकर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर a को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर मेरे पास बच जाएगा, यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, कौन से फॉर्मूले में, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा। फॉर्मूला को एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, इसको मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है हैक हो गया है, चिपक गया है ना। तो इसको मैं बोल देता हूँ फॉर्मूले को। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर साइन ए कॉस बी, तो साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, जिसको कॉस ए साइन बी बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इसको भी हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो ये भी हो जाएगा साइन ए कॉस बी, यहाँ पर प्लस ले तो प्लस कॉस ए साइन बी हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, एक बार लिख ही देता हूँ साइन ए और कॉस बी, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा यहाँ पर, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस लगता, और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी हो जाएगा। यही फॉर्मूला लगा है, यहाँ पर माइनस वाला लगा है और यहाँ पर प्लस वाला लगा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर ये कैसे फॉर्मूला को हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर देंगे, ये वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे तो मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। अब यहाँ पर देखो कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, कॉस ओमेगा टी साइन एक्स साइन के एक्स, ये वाला जो वैल्यू है ये ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है और दोनों निगेटिव निगेटिव है, तो माइनस 2 कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स आएगा। और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है ये पॉजिटिव है और ये वाला जो है निगेटिव है, और दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो फाइनली हम लोगों को जो डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट है ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए माइनस 2 कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स मिल जाएगा, और इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे तो मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स मिल जाएगा। इसको कहा जाता है स्ट्रिंग वेव के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट। जो स्ट्रिंग वेव है हम लोगों को पता है स्ट्रिंग वेव में क्या आता है, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करता है, तो इस स्टेशनरी वेव के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोला जाता है y इज इक्वल टू माइनस 2 ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स को। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब इसी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रिंग वेव। आप लोगों को यदि एग्जाम में पूछा जाएगा स्टेशनरी वेव के लिए या स्ट्रिंग वेव के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखिए,
तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अर्थात न्यू का वैल्यू देखने वाले हैं किसके लिए, स्ट्रिंग वेव के लिए। तो इसके लिए जो ये डायग्राम दिया हुआ था यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 था और x इज इक्वल्स टू 0 पर हम लोग को किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। जब x का वैल्यू 0 है और यहाँ पर y का वैल्यू x का वैल्यू l है, तो दोनों ही सिचुएशंस में हम लोग को यहाँ पर नोड्स देखने को मिल रहा है। और नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। उसी को यहाँ पर लिखा गया x इज इक्वल टू 0 के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और x इज इक्वल टू l के लिए भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल्स का 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पर भी पार्टिकल्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं है और ना ही इस पॉइंट पर। अगर मैं इस कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई करूँ x इज इक्वल टू l को, तो जब x इज इक्वल टू l के लिए देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 होता है। तो इस कंडीशंस को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई करूँ तो y इज इक्वल टू 0 है और y का वैल्यू हमारे पास कितना है, -2a cos ओमेगा t sin kx है। तो इस इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू l के लिए -2a cos ओमेगा t sin kx इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इस वाले टर्म्स को इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, 0 अपॉन -2a cos ओमेगा t हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा sin kx इज इक्वल टू 0। अब x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ l से, क्यों, क्योंकि ये कंडीशंस किस लिए लिए हैं, x इज इक्वल टू l के लिए लिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा sin kl इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, तो हम लोग को मिल गया था sin kl इज इक्वल टू 0। अब साइन ये वाला जो वैल्यू है ये किसके लिए होता है, sin n पाई के लिए होता है। sin n पाई का वैल्यू क्या होता है, 0। n का वैल्यू चाहे आप 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, ठीक है, इन सब का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर 0 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ sin n पाई से। अब यहाँ पर साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो के एल इज इक्वल टू हम लोग n पाई लिख देते हैं। एक्चुअल में ये साइन कैंसिल आउट होता नहीं है, यहाँ पर इक्वेट हुआ है या विलोप हुआ है ना। तो यहाँ पर के एल को n पाई के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो k होता है, k क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा l इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2l अपॉन लेमडा मिल जाएगा। और इस फॉर्मूले से हम लोग l इज इक्वल टू n लेमडा बाई 2 निकाल सकते हैं। इसी को कहा जाता है, जो हम लोग स्ट्रिंग लिए हैं उसका लेंथ कहा जाता है। जो स्ट्रिंग लिए हैं तो उससे हम लोग उसका इस फार्मूले से उसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी फार्मूले को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लेमडा को यहीं रख देते हैं, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू 2l अपॉन n मिल जाता है। इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उस वेव की लेंथ कहा जाता है लेमडा इज इक्वल टू 2l अपॉन n। अब चलिए हम लोग लेंथ और वेव लेंथ निकालते हैं फर्स्ट मोड सेकेंड मोड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मोड के लिए बात करते हैं। जैसे कि वहाँ पर जो स्ट्रिंग वेव था उसी को यहाँ पर फिर से रीड्रॉ कर दिया हूँ मैं। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट मोड की बात हो रही है, यहाँ पर सेकेंड मोड की बात हो रही है, यहाँ पर थर्ड मोड की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट मोड की बात करें, फर्स्ट मोड, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो उसका लेंथ हो जाएगा, इसका जो वेव लेंथ है उसका आधा हो जाएगा, l इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू इसमें 1 पुट करेंगे तो l इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 हो जाएगा, और इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लेमडा जो है 2l के इक्वल हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं सेकेंड मोड की बात करूँ, सेकेंड मोड अर्थात n इज इक्वल टू 2 की बात करूँ, तो यहाँ पर लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ जो है लेमडा के इक्वल हो जाएगा, और वेव लेंथ जो है वो स्ट्रिंग के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं थर्ड मोड की बात करूं, थर्ड मोड की बात करूं तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, और ये जो है 2l अपॉन 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ l इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2 और लेमडा इज इक्वल टू 2l बाई 3 लिखा हुआ है। अब हम लोग को एक चीज़ पता है, सिंस वी नो दैट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ये फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग नहीं किए हैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड है, लेकिन फिर भी आने वाले आगामी लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इस फार्मूला का डेरिवेशंस का लेक्चर मैं अपलोड करूं। फिलहाल अभी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये फार्मूला,
कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रहा है तो इस ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड होता है वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम, जहां पर कैपिटल टी को बोला जाता है जो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होता है वो टेंशन है, और एम का मतलब होता है जो स्ट्रिंग हम लोग लिए हैं उसका मास होता है। तो याद रखना v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम होता है, इसको स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए। आगे बात करते हैं, और हम लोगों को ये भी पता है जो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो न्यू इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया, ये सी की जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, वी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग वेव की बात चल रही है। सी को रिप्लेस किया यहाँ पर वी से, क्योंकि स्ट्रिंग वेव की बात चल रही है, और हम लोग को पता है सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में, और वी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ किसी भी पार्टिकल्स का या किसी भी मीडियम का स्पीड होता है वी। तो यहाँ पर सी के जगह पर वी लिख लिए हैं। अब हम लोगों को वी का वैल्यू पता है, जो स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव है उसका स्पीड हम लोग अब भी देखे हैं टी अपॉन एम। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, और वी के जगह पर इस वैल्यू को पुट करूंगा तो अंडर रूट टी अपॉन एम मिल जाएगा। और हम लोगों को लेमडा का वैल्यू भी पता है, लेमडा इज इक्वल टू 2l अपॉन एन होता है, इसको जस्ट अब भी कैलकुलेट किए थे, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो मिल जाएगा न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अपॉन एन मिल जाएगा, और टी अपॉन एम वैसे ही रहेगा। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये एन ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिल जाएगा न्यू इज इक्वल टू एन अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन एम। या इसी फॉर्मूले को nth के टर्म्स में लिखेंगे तो न्यू एन इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो n v अपॉन 2l मिल जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला को ही इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर लेते हैं। तो इसी इक्वेशन नंबर 6 को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। किसके लिए, स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव के लिए। किसके लिए, स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव के लिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है आप लोग के CBSE एग्जाम में, ठीक है। तो स्टेशनरी स्ट्रिंग वेव के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू n अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन एम। अब यदि हम लोग को एग्जाम में पूछें कि फर्स्ट मोड के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए, फर्स्ट मोड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मिल जाएगा न्यू 1 इज इक्वल टू v अपॉन 2l। इसको हम लोग न्यू कंसीडर कर लेते हैं कुछ देर के लिए। इसी प्रकार अगर मैं सेकेंड मोड के लिए निकालूं तो मुझे मिल जाएगा न्यू 2 इज इक्वल टू 2 v अपॉन 2l। v अपॉन 2l को हम लोग क्या कंसीडर किए, न्यू कंसीडर कर रखें, तो ये हो जाएगा 2 न्यू। इसी प्रकार अगर हम लोग थर्ड मोड के लिए निकाले तो हम लोग को मिल जाएगा 3 न्यू। इसी प्रकार अगर हम लोग फोर्थ मोड के लिए निकाले तो हम लोग को मिल जाएगा 4 न्यू। इसके लिए हम लोग को क्या मिल जाएगा, 4 न्यू मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं नोड्स के पोजीशंस के बारे में। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, जब हम लोग इसको डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का वेव देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का वेव देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट पर हम लोग को नोड मिलता है। तो ये तो हम लोग आसानी से बता दिए कि नोड इस पॉइंट पर मिल रहा है, बट इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला के द्वारा हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टली कि कितना नंबर ऑफ मोड है स्ट्रिंग के अंदर में, स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव के अंदर में। तो याद रखना, नंबर ऑफ नोड्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1, जहां पर स्मॉल n को कहा जाता है नंबर ऑफ मोड्स। क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ मोड्स कहा जाता है। nth मोड्स वाइब्रेशन, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में nth नंबर ऑफ मोड्स हो, nth नंबर ऑफ मोड्स हो, तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 2 मोड्स है, यहाँ पर 1 मोड्स है, तो 1 2 3 4 ऐसा मोड्स होता है, तो वहाँ पर इजीली हम लोग बता देते हैं नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 मोड है, यहाँ पर 2 मोड है और यहाँ पर 3 मोड है, तो इसमें हम लोग आसानी से काउंट करके बता देते हैं कि इसमें इतना नंबर ऑफ नोड्स है। बट इसी प्रकार अगर हमारे पास nth नंबर ऑफ मोड्स होगा तब हम लोग कैसे नोड्स बताएं, तो उसके लिए फॉर्मूला को याद रखिएगा, n+1 होता है, या इसी को हम लोग कैपिटल N इज इक्वल टू n+3
1 लिखते हैं, जहां पर स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोड्स और कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, m और n का डिफरेंस है, प्रोनाउंस करने पर दोनों सेम लगता है लेकिन अलग अलग है ना। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में देख पा रहे हैं, अगर मैं फर्स्ट मोड के लिए नंबर ऑफ नोड्स निकालूं फर्स्ट मोड के लिए, तो स्मॉल n इज इक्वल टू मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं ये फर्स्ट मोड वाला सिचुएशन है और इसमें 2 नोड हमको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसी प्रकार अगर हम लोग 2 मोड्स के लिए नंबर ऑफ नोड्स देखें तो ये 3 होता है। कैसे 3 होगा, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और ये +1 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। अब मैं प्रूफ करके सॉरी ये n इज इक्वल टू 2 है ना। सेकेंड मोड के लिए 2 मोड्स के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितना मिलेगा 3, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे +1 पहले से है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और आप लोग देख सकते हैं ये 2 मोड्स का वेव देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट नोड यहाँ मिलेगा, सेकेंड नोड यहाँ मिलेगा, 3 नोड यहाँ मिलेगा, तो कितना नोड मिला 3। इसी प्रकार थर्ड मोड की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे 4, कहाँ कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, n इज इक्वल टू जब यहाँ पर 3 पुट करेंगे, यहाँ पर +1 है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर n इज इक्वल टू 10th मोड्स के लिए पूछे, 10th मोड्स के लिए अगर आप लोगों को पूछे कि नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, तो बता देना 10 + 1 इज इक्वल टू 11। नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे 11 होगा। जब मोड की संख्या कितनी हो 10 हो, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे 11 होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ नोड्स की। यहाँ पर मैं बता दिया इस फॉर्मूले से कितना नंबर ऑफ नोड्स मिलता है, लेकिन ये नोड्स जो है कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, इसका पोजीशंस कैसे निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट मोड के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर और यहाँ पर नोड्स मिल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले नोड का पोजीशन क्या होगा x इज इक्वल टू 0, दूसरे वाले नोड्स का पोजीशन क्या होगा x इज इक्वल टू l होगा। उसी प्रकार अगर n इज इक्वल टू 2 की बात करें, 2 नोड्स के लिए बात करें, तो फर्स्ट वाले नोड का पोजीशन क्या होगा x इज इक्वल टू 0, दूसरे वाले नोड्स का पोजीशंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x इज इक्वल टू l है, तो ये वाले नोड्स का पोजीशन क्या होगा x इज इक्वल टू l/2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l/2, x इज इक्वल टू l, ये सब लिख रहे हैं, ये क्या है x का वैल्यू है, और ये इस x के वैल्यू को ही क्या बोला जाता है पोजीशन ऑफ नोड्स बोला जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग n इज इक्वल टू थर्ड मोड के लिए पोजीशन ऑफ नोड्स निकालें, तो x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग को एक नोड मिल रहा है, दूसरा नोड मिल रहा है x इज इक्वल टू l/4 पर मिल रहा है, तीसरा हम लोगों को मिल रहा है x इज इक्वल टू 3l/4 पर मिल रहा है, और जो फोर्थ नंबर का नोड है ये x इज इक्वल टू l पर मिल रहा है। बट ये रहा 1 मोड, 2 मोड, 3 मोड के लिए। इसी प्रकार अगर हमारे पास nth मोड है, तब हम लोग पोजीशन ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का यहाँ पर एक तरीका मैं बता देता हूँ, इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि n इज इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे 2 होंगे, और ये कहाँ कहाँ पर होगा 0 और l पर होगा। ठीक है, 0 और l के बीच होगा। इसी प्रकार 2 मोड्स के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं 3 होते हैं, कहाँ कहाँ पर होता है 0 पर होता है, l पर होता है और l/2 पर होता है। इसी प्रकार तीसरे के लिए कितना होगा, नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा 4, पोजीशन कहाँ कहाँ पर होगा 0 होगा, l/3 होगा, 2l/3 होगा और l होगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 0 होगा, ये l/3 होगा, l/3 होगा और ये 2l/3 होगा और ये l होगा। ठीक है, तो ये आया कैसे, ये हमको कैसे पता चला, यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ नोड्स मिल रहा है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, टोटल लेंथ है 0 से l। इसको कितने भाग में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोड्स कितने 3 हैं, तो l को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3l, l/3, 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 टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा l। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैं 0 में l/3 ऐड करूं तो मुझे मिल जाएगा l/3, तो l/3 में l/3 ऐड करूं तो मुझे मिल जाएगा 2l/3, और अगर 2l/3 में प्लस l/3 करूं तो मुझे मिल जाएगा 3l/3, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो l मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं फोर्थ नंबर ऑफ मोड्स के लिए निकालूं तो मुझे नंबर ऑफ नोड्स कितने मिलेंगे 5। अब इसका पोजीशन निकालना है, तो पोजीशंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स कितना है 4 है,
तो फर्स्ट मोड का पोजीशन हो जाएगा 0, दूसरे मोड का पोजीशन 0 प्लस L/4 हो जाएगा, तीसरे नोड का पोजीशन इसको ऐड करने के बाद L/4 आएगा, तीसरे मोड का पोजीशन जो है L/4 प्लस L/4 हो जाएगा, तो 2L/4 हो जाएगा। उसी प्रकार चौथे नोड्स का जो पोजीशन होगा 2L/4 प्लस L/4 हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोड्स दिया रहेगा, जो नंबर ऑफ मोड्स दिया रहेगा, 0 में हम लोगों को सेकेंड मोड नोड्स का पोजीशंस निकालने के लिए उसी से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है इसको नंबर ऑफ नोड से डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक जस्ट मेथड है या तरीका है पोजीशन ऑफ नोड्स निकालने के लिए। मैं यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि पोजीशन ऑफ नोड्स कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, मेरे पास n इज इक्वल टू 3 है, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं जी, 4। अब इसका मुझे पोजीशन बताना, यही तो हमारा टारगेट है। तो ये 4 नोड है, इसका पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, तो ये पोजीशन मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया हूँ, लेकिन ये पोजीशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो ये तरीका मैं बता दिया हूँ। स्ट्रिंग का टोटल लेंथ क्या है, 0 से L तक। तो नोड्स का पहला पोजीशन 0, ये तो फिक्स रहेगा, n का वैल्यू कुछ भी रहे, फर्स्ट नोड का पोजीशन 0 ही रहेगा। दूसरे नोड का पोजीशन हम लोग को कैसे निकालना है, तो लेंथ, टोटल लेंथ रहेगा, टोटल लेंथ रहेगा जो स्ट्रिंग का वो है L। तो इसको हम लोग को डिवाइड कर देना है किससे, जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स रहेगा, मोड्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितना है, 3, तो यहाँ पर L/3 आ जाएगा। तो दूसरे नोड्स का पोजीशन निकालने के लिए हम लोग 0 में ऐड कर देंगे L/3, तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा L/3। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट नोड 0 पर, सेकेंड नोड L/3। अब हम लोग को तीसरे नोड का पोजीशन निकालना है, ये वाला। तो जो यहाँ पर आंसर आया है L/3, इसमें फिर से हम लोग L/3 को ऐड कर देंगे। L/3 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं, 3, स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना है, L, L/3 ही ऐड करना है हम लोग को, जो आंसर मिलेगा। तो इसको ऐड करने पर 2L/3 मिलेगा, मिला। इसी प्रकार चौथे नंबर का जो नोड्स है इसका पोजीशन निकालना है, तो उसका पोजीशन निकालने के लिए फिर जो रिजल्ट मिले उसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, L/3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3L/3, 3 और 3 कटेगा तो L मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं फोर्थ मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, 5। और ये पोजीशन यहाँ पर पांचों 5 नोड्स का जो पोजीशन होगा कितना होगा, 0L/4, 2L/4, 3L/4 और L होगा, 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पर उसी तरीके से निकालना है। टोटल लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, 0 से L। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ नोड क्या होगा, 0। ये तो नंबर ऑफ नोड्स कुछ भी रहे, फर्स्ट नोड का पोजीशन 0 ही होगा। सेकेंड नोड्स का पोजीशन हम लोग को निकालना है, तो इसमें हम लोग को ऐड कर देना है। अब इसमें किसको ऐड करना है, टोटल लेंथ कितना स्ट्रिंग का, L। टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितना है यहाँ पर, 4, तो L/4, अर्थात यहाँ पर L/4 को हम लोग ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे तो L/4 मिलेगा। तो हम लोग को मिल गया दूसरे नोड्स का पोजीशन L/4। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे मोड्स का पोजीशन निकालूं तो जो आंसर मिला है L/4, इसमें फिर से हम लोग L/4 को जोड़ देंगे तो हम लोग को मिलेगा 2L/4, मिला 2L/4। अब हम लोग को चौथे नंबर का जो नोड्स है उसका पोजीशन निकालना, फिर से इसमें L/4 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 3L/4, मिला। फिर इसमें L/4 ऐड कर देंगे जब हम लोग को पांचवें नंबर के नोड्स का पोजीशन निकालना हो तो हो जाएगा 4L/, यहाँ पर कितना था, 3L/4 था। ठीक है, इसमें हम लोग L/4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4L/4, 4 4 कट जाएगा तो L आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया L। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 5 6 7 8, कितने भी नंबर ऑफ मोड्स के लिए पोजीशन ऑफ नोड्स आप लोग निकाल सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, वी कैन राइट इन जनरल फॉर्म ऑफ पोजीशन ऑफ नोड्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0L/n, 2L/n, 3L/n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर जो मैं कैलकुलेट करके बता रहा था इसी का जनरल फॉर्म है यहाँ पर, ये पोजीशन ऑफ नोड्स का। n इज इक्वल टू 1 2 3 रखते जाएंगे तो यहाँ पर ये जो हम लोग को मिला है ये हम लोग को मिलते जाएगा। आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार अब हम लोग एंटी नोड्स की बात करेंगे।
इसी प्रकार अब हम लोग पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटी नोड्स का संख्या कैसे निकालना है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स। तो इसका फॉर्मूला होता है जो नंबर ऑफ मोड्स होता है, जो नंबर ऑफ मोड्स होता है वही उसका एंटी नोड्स का संख्या होता है। जैसे कि ये फर्स्ट मोड है, यहाँ पर क्या है n इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट मोड है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर एंटी नोड्स, सॉरी ये इसको मैं नोड बोल डाला था, ये एंटी नोड है। और अगर यहाँ पर मोड्स कितने 2 हैं तो यहाँ पर एंटी नोड्स कितने होंगे 2 होंगे। अगर यहाँ पर मोड्स कितने 3 है तो यहाँ पर एंटी नोड्स कितने होंगे 1 2 3 होगा। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है अगर मैं nth मोड ऑफ वाइब्रेशंस का नंबर ऑफ एंटी नोड्स निकालूं तो वो कितना होगा, जो नंबर ऑफ मोड्स होगा उसी के इक्वल होगा एंटी नोड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ एंटी नोड्स नहीं निकालना है, यहाँ पर हम लोग को पोजीशन निकालना है, दैट मीन्स x का वैल्यू निकालना है। अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे 1 एंटी नोड्स मिला है तो इसका पोजीशंस कहाँ होगा, जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर x इज इक्वल टू l होता है, तो यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल टू l/2 होगा, इसका हाफ होगा ना। तो यहाँ पर ये जो 1 एंटी नोड मिल रहा है इसका पोजीशंस क्या है, a इज इक्वल टू l/2 है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर एंटी नोड्स की बात करूं उसकी पोजीशंस की, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट मोड के लिए तो मैं बता दिया हूँ, फर्स्ट मोड के लिए नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितना होगा 1 और इसकी पोजीशंस क्या होगी x इज इक्वल टू l/2, 0 से l के बीच में लेकर। इसी प्रकार 2 मोड्स के लिए नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने हो जाएंगे 2। अगर इसकी पोजीशंस की बात करूं तो कितना मिलेगा x इज इक्वल टू l/4 3l/4। जैसे कि टोटल लेंथ कितना है 0 से लेकर l, 0 से लेकर l, तो इनका हाफ कितना हो जाएगा l/2, l/2 का हाफ कितना हो जाएगा l/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस l/4 और l/4 में फिर से मैं अगर l/2 फिर से अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं l/2 तो मुझे कितना मिल जाएगा l/2 ही मिलेगा। फिर से इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 3l/4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को मिलते जाएगा। तो यहाँ पर हमको एंटी नोड्स कहाँ कहाँ पर मिलेगा, एक तो l/4 पर मिलेगा और एक 3l/4 पर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा एंटी नोड्स का पोजीशन। इसी प्रकार अगर मैं थर्ड मोड की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने हो जाएंगे 3। अब इस एंटी नोड्स का पोजीशंस क्या हो जाएगा l/6 3l/6 5l/6 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसको निकालने का ट्रिक क्या है, इसको निकालने का ट्रिक ये है, सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रिंग का टोटल लेंथ लेना है और इस टोटल लेंथ को लेने के बाद हम लोग को इसको जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स दिया हुआ है इतने पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि ये 2 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर l/2 मिला है। अब ये l/2 मिला है तो फिर इसका हाफ लेंगे और इन दोनों का हाफ लेंगे, तो इन दोनों का हाफ लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा l/4 और इन दोनों का हाफ लेंगे l/2 प्लस l/2 प्लस l लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर 3/l/2 होगा और इसका हाफ लेंगे तो 1/2, तो ये मिल जाएगा 3l/4 आया। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ के बीच का हाफ लेंगे यहाँ पर, अर्थात 0 प्लस l/2, तो ये हो जाएगा l/2 का, इसका हाफ लेंगे तो 1/2 का, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हाफ लेंगे तो ये l/4 हो जाएगा, l/4 हुआ। अब यहाँ पर एंटी नोड का पोजीशंस निकालने का तरीका ये है, ये सारा वैल्यू कैसे आया मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि एंटी नोड्स को कैसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एंटी नोड्स निकालना तो सबको आ गए हैं, तो यहाँ पर एक जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा ये नोड होगा, नोड के जस्ट बाद वाला क्या होगा एंटी नोड होगा, उसके जस्ट बाद वाला फिर नोड होगा, उसके बाद जस्ट बाद वाला फिर एंटी नोड होगा, फिर उसके जस्ट बाद वाला नोड होगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं एंटी नोड्स का पोजीशन। उसी प्रकार अगर मैं इसके लिए बताऊं तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स 3 होंगे, पोजीशन ये होगा। तो इसको फिर से कैसे निकालें, तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना है 0 से लेकर l है, नंबर ऑफ मोड्स कितने 3 है, तो इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं हमको, इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो ये हो गया 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट।
तो 0 से एल को अगर मैं इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इक्वल 3 पार्ट्स में क्या क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, l/3, दूसरे पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 2l/3। अब हम लोगों को यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए और यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए और यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों का हाफ कितना होगा, 0 + l/3, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को l/3 मिलेगा और इसका हाफ लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा l/6। तो यहाँ का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, l/6। और इन दोनों का हाफ कितना होगा, l/3, इसको में ऐड कर देंगे 2l/3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3l/3 मिलेगा और इसका हाफ लेंगे हम लोग तो हमको मिल जाएगा 3l/6। तो यहाँ का जो वैल्यू है हम लोगों को मिल जाएगा 3l/6। अब यहाँ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 2l/3 + और दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 5l/3 और इसका अगर हम लोग हाफ लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 5l/6। तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 5l/6 और यही चीज यहाँ पर दिखाया गया 0 से l, इस पॉइंट पर हमको मिलेगा l/6, यहाँ पर l/3, यहाँ पर 3l/6, यहाँ पर 2l/3 और यहाँ पर 5l/6 और ये l। अब यहाँ पर नोट्स और एंटी नोट्स कैसे निकालना है, तो हम लोगों को पता है 1 नोट्स मिलता है, उसके बाद एंटी नोट्स, फिर नोट्स, फिर एंटी नोट। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है 0 पर, ये 100% ये क्या होता है, नोट्स। तो इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, एंटी नोट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट एंटी नोट का पोजिशन क्या हो जाएगा, l/6। एंटी नोट के बाद फिर हम लोग को नोट्स मिलेगा तो l/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट्स। और इसके जस्ट बाद वाला जो 3l/6 मिलेगा ये क्या हो जाएगा, एंटी नोट्स हो जाएगा। इसी प्रकार 5l/6 क्या हो जाएगा, एंटी नोट्स हो जाएगा। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि एंटी नोट्स का पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो मैं ट्रिक या जो मेथड बताया हूँ, इस मेथड से हम लोग आसानी से कितने भी नंबर ऑफ नोट्स दे हम लोग उसका नोट्स, एंटी नोट्स का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ एंटी नोट्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है A = n। और अगर आप लोगों को ये मेथड समझ में नहीं आया, ट्रिक नहीं समझ में आया, तो आप लोग ये जनरल फार्मूला को याद रख लीजिएगा। किसी भी स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव में अगर हम लोग को एंटी नोट्स का पोजीशन निकालना है तो उसका जनरल फार्मूला होता है x = l/2n, 3l/2n, 5l/2n ... 2n - 1l/2n। अगर यहाँ पर n = 1 2 3 4 5 रखते जाएं तो हम लोग को यहाँ पर x का वैल्यू, ये वैल्यू मिलने लगेगा। ठीक है, जैसे एक n = 1 पुट करें तो यहाँ पर l/2 मिलेगा और x = हम लोग 2 पुट करें तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर l/4 और 3l/4 ये सब मिलते जाएगा। उसी प्रकार n = हम लोग 3 पुट करें, 4 पुट करें तो हम लोग को ये सारा वैल्यू जो है मिलते जाएगा। और अगर आप लोगों को याद नहीं है तो इस मेथड से भी आप लोग एंटी नोट्स का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग के बारे में। तो हम लोगों को पता है जो स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव है इसके लिए हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 6 से। न्यू = 1/2l √T/m। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ट्रांसवर्स स्ट्रिंग वेव का जो मैग्नीट्यूड है या जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा वो उतना ही कम हम लोग को फ्रिक्वेंसी देगा, मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम लोग टेंशन फोर्स की बात करें, टेंशन की बात करें तो √ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात किसी स्ट्रिंग में टेंशन जितना ज़्यादा है उसमें उतना ही ज़्यादा हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और अगर उसकी मास की बात करें तो उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात किसी स्ट्रिंग की मास अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग को उतना ही कम क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो ये रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से भी MCQ क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो आसानी से इस प्रकार के MCQ क्वेश्चन को आप लोग क्लिक कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब चूंकि हम लोगों को पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला मास अपन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से मास का वैल्यू निकाल सकते हैं ρ × v। अब हम लोगों को पता है जो वॉल्यूम होता है, जो स्ट्रिंग होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। और वॉल्यूम का जो सिलेंड्रिकल जो शेप बॉडी होता है उसका वॉल्यूम होता है πr² h होता है। तो v को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे πr² h से, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और पता है, जो डायमीटर होता है ये रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग r का वैल्यू निकालें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d/2। तो यहाँ पर r को मैं रिप्लेस कर देता हूँ d/2 से। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं ρ/d²/4h लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पर पुट कर देता हूँ, जो हम लोग फाइंड आउट किए थे इक्वेशन नंबर 6, जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मिला था, न्यू वाला फॉर्मूला मिला था 1/2L समथिंग अराउंड कुछ ऐसा मिला था, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, है ना। तो इसमें अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं, ये जो एम है इसके जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा न्यू इज इक्वल्स टू 1/2L T/ρ/d²h/4। इसी को रीअरेंज करके लिखे तो हमको मिलेगा न्यू इज इक्वल्स टू 1/2L ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4T/ρ/d²h मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का एक और रिजल्ट मिल रहा है, 4th नंबर का रिजल्ट। अभी तक हम लोग 3 रिजल्ट देखे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसी प्रकार 4th रिजल्ट हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को इस प्रकार से चेंज करें तो यहाँ से नेक्स्ट रिजल्ट मिलेगा कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो स्ट्रिंग के डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर टी, एल और रो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अगर यहाँ पर टी, एल, रो को अगर हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर ले यहाँ पर, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। तो इस चीज़ को भी याद रखेगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 पॉइंट देखे हैं, तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ में क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप ये सारा चीज़ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप्स, आवर कॉलम्स और फ्लूइड। यहाँ पर अब हम लोग, अभी तक हम लोग जो स्टेशनरी वेव देख रहे थे वो एक स्ट्रिंग के लिए देख रहे थे। अब स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गन पाइप के लिए। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है, और ऑर्गन पाइप अगर ओपन केस में होता है तब स्टेशनरी वेव के लिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, और जब ये ऑर्गन पाइप जो है क्लोज फॉर्म में होता है, क्लोज्ड होता है, तब इसके लिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत लंबा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है ऑर्गन पाइप्स। थैंक यू सो मच टू ऑल।